हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। सो सीडीपी सीरीज़ की आज हमारी है क्लास 4 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो हम प्रीवियस वीडियोस में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इनके बेसिक्स कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हम कर चुके हैं। तो उसी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं और जो प्रीवियस टेट के पेपर में आए हुए हैं वो भी हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी आपको स्किप नहीं करना है, पार्ट एमसीक्यू स्किप नहीं करना है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू सेशन। सो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट के साथ क्या चीज़ रिलेटेड है? देखिए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट या फिर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एट एज इट इज़ द टास्क ऑफ पेरेंट्स, कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट यानी कि टीचर्स का पूरा कंट्रोल होवे, या फिर अथॉरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो डेमोक्रेसी के साथ क्या होगा कि हर बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा। तो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे को कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी? जब क्लासरूम में टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन के साथ सिर्फ पेरेंट्स का सर्कल नहीं होता है। पेरेंट्स फर्स्ट एजेंसी होते हैं बच्चों के साथ, लेकिन उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है तो सेकंड जो एजेंसी होती है बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, कह लीजिए सोशल डेवलपमेंट के लिए, वो क्या होती है? स्कूल। तो स्कूल में टीचर्स का कंट्रोल होता है क्लास में, तो वो क्या होता है? डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए। वहाँ पर बच्चा इमोशनली डेवलप अच्छे से करेगा। क्लियर? सो हमारी ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर, दैट इज डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट, गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन। सबसे पहले वर्बल पनिशमेंट क्या है कि बच्चों को नेगेटिव बातें बोलना कि तुम्हें कुछ नहीं आता है ना, तुम ये टेस्ट प्रिपेयर करके नहीं आए हो, यू आर द डम स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ऐसी वर्बल बातें जो बच्चों को डीमोटिवेट करती हैं, ये भी एक तरह की पनिशमेंट होती है। नॉन वर्बल होती है जो फिजिकल पनिशमेंट हो सकती है, या फिर बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देना, है ना। पुराने टाइम में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी, नॉन वर्बल तो पिटाई वगैरह भी होती थी। आज के टाइम में तो बच्चे के ऊपर हाथ उठाना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। सो देखिए, नॉन वर्बल और वर्बल अगर पनिशमेंट देते हैं तो बच्चों पे उस पर क्या रिजल्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो चीज़ मोटिवेट करती है उनको काम करने के लिए? डेफिनेटली नॉट। प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, इम्प्रूविंग देयर स्कोर्स, क्या एग्ज़ाम्स में उनके स्कोर्स इंप्रूव होते हैं इसलिए उनको वर्बल या नॉन वर्बल पनिशमेंट देनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट पड़ता है? या फिर डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट। तो हमारी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्यों होगा? देखिए, आजकल के टाइम में जो बच्चे हैं ईगोइस्टिक हैं बहुत ज़्यादा। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कंसेप्ट ये सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों को भी आप ले लेंगे ना, उसको डांटेंगे तो वो गुस्से होकर बैठ जाएगा कि आपने मुझे डांटा तो डांटा कैसे, है ना। तो क्लास में पनिशमेंट देना, चाहे वो वर्बल एक्ट है नॉन वर्बल एक्ट है, बच्चा उसमें शर्म फील करता है तो वो उसके डैमेज कर देता है सेल्फ के कंसेप्ट को। बच्चा उभर के नहीं आ पाता है क्लास में। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है टीचर्स को कम शो करना चाहिए क्लास में, पॉजिटिव ट्रेट्स ज़्यादा शो करनी चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए किसी तरीके से। इन केस अगर वर्बल या नॉन वर्बल की तो बात ही हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वर्बल हम कुछ पनिशमेंट बच्चे को देना भी चाहते हैं तो सभी के सामने नहीं होना चाहिए, वो बच्चे को अकेले में बुला के करना चाहिए ताकि वो अपनी इंसल्ट फील ना करे, उसको एज अ गाइडेंस चीज़ समझे। क्लियर? सो हमारी ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर, दैट इज़ वो डैमेज कर देता है बच्चों के सेल्फ कंसेप्ट को, बच्चों की जो मोटिवेशन है, इंटरनल जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसको डीमोरलाइज कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो देखिए, चाइल्डहुड हमने जो स्टेजेस की थी, सबसे पहले क्या थी हमारी? प्रीनेटल स्टेज। क्लियर? प्रीनेटल क्या थी? फ्रॉम कंसेप्शुअल टिल बर्थ, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, वो गर्भावस्था में होता है, तब वो क्या होती है? प्रीनेटल स्टेज। उसके बाद आती है इन्फेंसी, जो 0 से लेके 2 ईयर्स तक होती है, यानी कि बर्थ से लेके 2 साल तक। उसके बाद जो 2 से लेके हम कहते हैं 12 साल तक का टाइम होता है, ये चाइल्डहुड पीरियड होता है। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट इज़ अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड इज़ लेटर चाइल्डहुड। पढ़ा था ना हमने, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो
बिल्कुल, आप डेफिनेटली इसका जो है आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेजेस कौन सी हैं? 2 to 6 ईयर्स की अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस हैं, और उसके बाद जो 6 से लेके 11 ईयर्स या 6 से लेके 12 ईयर्स तक की, ये बुक्स में वेरिएशन शो की होती है, तो ये 11 हो सकता है, ये 12 हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो बिगनिंग है ये 6 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है, इतना आपको वेरिएशन मिल सकती है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? 6 to 11 ईयर्स, ये क्या होती है? लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। इसी तरह से आपको अर्ली चाइल्डहुड पे भी आ सकता है कि अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज कौन सी होती है, तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस है। हमें सिर्फ अपना जो आंसर है वो पता होना चाहिए, ऑप्शंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो आपने चीज़ पढ़ी है उसको रिवाइज कीजिए अपने माइंड में और आंसर देखिए कहाँ पर वो पढ़ा है, तो वो हमने टिक कर देना है। नाउ नेक्स्ट इज A child starts to cry when his grandmother takes him from his mother's lap. The child cries due to, जब बच्चा छोटा होता है अपनी माँ की गोद में होता है तो उसकी दादी उसको लेकर जाती है ना, माँ की गोदी में से निकालती है, तो बच्चा क्यों रोता है? कौन सी एंग्जाइटी होती है? दैट इज़ इमोशनल एंग्जाइटी, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी या फिर सोशल एंग्जाइटी। अब देखिए सोशल एंग्जाइटी इतने छोटे बच्चे को नहीं पता होती, तो ये तो ऑप्शन हमारी बिल्कुल ही चली गई, डी ऑप्शन तो हम देखेंगे ही नहीं। अब देखिए इमोशंस भी डेवलप जो बच्चे के होते हैं कुछ हद तक स्टार्ट होते हैं, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं आती, इतनी एंग्जाइटी जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए आएगा? दैट इज़ ड्यू टू सेपरेशन एंग्जाइटी। बच्चा अपनी माँ की गोद में कंफर्टेबल फील करता है, माँ की जो खुशबू होती है, महक होती है ना, बच्चे को वो सेंसेशंस फील होती हैं। तो जब वहाँ अपनी मदर की लैप में से उसको अलग कर दिया जाता है, चाहे वो यहाँ पे ग्रैंड मदर है, कोई भी वर्ड आ सकता है, ग्रैंड फादर आ सकता है ना, अंकल आ सकता है, आंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन लैप किसी की होगी, यहाँ पर मदर्स लैप होगी। तो वो क्यों रोता है? ड्यू टू सेपरेशन एंग्जाइटी, क्योंकि वो अपनी माँ के पास ही रहना सीखा हुआ है, माँ से अपनी दूर नहीं जाना सीखा हुआ। सो आंसर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर, सेपरेशन एंग्जाइटी। नेक्स्ट इज टॉय एज रेफर्स टू। अब देखिए हर टाइम पीरियड को जो हमने डिस्कस किया है, चाहे वो प्री नेटल स्टेज है, इन्वेंसी है, चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस है, सभी के रिलेटेड कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं कि इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है। तो टॉय एज किसको कहा जाता है? दैट इज़ बेबीहुड। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है कि इन्फेंसी स्टेज, क्योंकि बेबीहुड भी क्या है? इन्फेंसी, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है बेबीहुड में होता है। हमें पता है 0 to 2 ईयर्स या फिर फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, ये तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन आती है तो हमारा आंसर वही होगा, क्योंकि टॉयज़ के साथ खेलता है बच्चा जब 2 साल तक का होता है। 2 साल के बाद वो क्या है? अपनी चाइल्डहुड में एंटर करता है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड है या लेटर चाइल्डहुड है। बेबीहुड कब होता है? 0 से लेकर 2 साल तक का, यानी कि फ्रॉम बर्थ टिल द चाइल्ड रीचेस 2 ईयर्स ऑफ एज, तो इसको हम बोलते हैं टॉय एज। इसी तरह से देखिए जैसे टॉय एज है तो इस पर आपको कोई और क्वेश्चन आ सकता है कि प्री स्कूल एज किसको कहते हैं? प्री स्कूल एज किसको कहते हैं? चलिए बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए, प्री स्कूल एज किसको कहते हैं? इसी 4 ऑप्शंस में से आप टिक कर दीजिए, यहीं पर वो आंसर बड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट, विच इंडिकेट्स चेंज इन क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। अब हमारे पास ऑप्शंस देखिए क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखना है? चेंज। 3 हमारे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। फर्स्ट है चेंज। चेंज मीन्स जो चीज़ स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, चेंज होती रहती है। फिर आ गया क्वालिटी। क्वालिटी भी क्या है? वेरिएशन करती है। क्वांटिटी नहीं बोला इन्होंने, क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। अब देखिए ग्रोथ क्या है हमारी? ग्रोथ तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। क्लियर? तो चेंज और क्वालिटी ये दोनों इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, तो ग्रोथ तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। डेवलपमेंट है, लर्निंग है, एनवायरनमेंट है। अब देखिए एनवायरनमेंट भी इम्पैक्ट डालता है बच्चों के क्वालिटी पर, जो भी चेंजेस आती हैं बच्चे में, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं? डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि बच्चा क्या करेगा? डेवलप करेगा,
तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ हुई है मीन्स बच्चे में डेवलपमेंट हुई है, बच्चे ने कुछ सीखा है मीन्स बच्चे में डेवलपमेंट हुई है, बच्चे ने इन्वायरमेंट में रहकर कुछ चेंज किया है अपने में, वो भी क्या है, डेवलपमेंट ही है। ये सारी चीज़ें क्या है, डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, उसके साथ चलती हैं। सो विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, दैट इज ऑप्शन बी, डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव या फिर माइंड के साथ कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लीजिए, है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या नाता है, लर्निंग किस पर डिपेंड करती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ऑलवेज, समटाइम्स, कभी नहीं, या फिर इन कैलकुलेशन। ये दो ऑप्शंस तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि लर्निंग कहाँ पे होती है, हमारे ब्रेन में होती है, हमारे माइंड में होती है ना। हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, सेरिब्लम होता है, सेरिब्रम होता है, मेडुला होता है, ये तीन चीज़ें होती हैं हमारी जो ब्रेन में, तीन मेन चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो लर्निंग भी क्या है, सेरिब्लम में होती है। लर्निंग कहाँ पे अगर होती है, सेरिब्लम में, वो भी क्या है, हमारे माइंड का पार्ट है। तो माइंड की अगर हमने डेवलपमेंट करनी है तो लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑलवेज आएगा। और कहाँ पे लर्निंग होगी, हमारा हाथ तो लर्न नहीं करेगा ना कुछ, हमारा माइंड लर्न करता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है पूरी बॉडी को। सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इज ऑलवेज। नेक्स्ट, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड इज। 12 साल का जो बच्चा है वो पहले तो ये बताइए कि वो कौन सी स्टेज में है, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ठीक है। तो हम चाइल्डहुड हमने की थी 6 से लेके 11 तक, या फिर 7 से लेकर 12 ईयर्स ऑफ एज तक। तो चाइल्डहुड की बात अगर हम करें, ये क्या आ जाएगा, ये चाइल्डहुड का एंड है और एडोलसेंस की स्टार्टिंग है। तो इस एज में बच्चा नेबरहुड से सीखेगा नहीं, फैमिली से सीखेगा। फैमिली में से तो जब बच्चा जब छोटा होता है ना, 5 साल तक का, 6 साल तक का, तब वो फैमिली में से ज़्यादा चीज़ें सीखता है। उसके बाद तो जो बाहर की चीज़ें हैं अदर देन फैमिली, सोशल जो उनके ग्रुप्स बनते हैं, चाहे वो स्कूल है या पीयर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो चीज़ उन पे इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देती है। प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में बच्चों का कितना सर्कल होता है, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वो खेलते हैं, या फिर वो है स्कूल जहाँ पे बच्चा सोशली डेवलप करता है। सो सोशल डेवलपमेंट कहाँ पर होगी बच्चे की, प्लेग्राउंड में। सोशल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारी, क्या चीज़ें आती हैं, मॉरल डेवलपमेंट, है ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये चीज़ें कहाँ पर आती हैं हमारी सोशल डेवलपमेंट में के अंदर। सो आंसर इज़ सी, प्लेग्राउंड में बच्चा सीखता है, बिहेव करना सीखता है, वो सारी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट कहाँ पर होगी, प्लेग्राउंड में, 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड की। नेक्स्ट, एडोलसेंस में एक्सपीरियंस। अब जो एडोलसेंस होती है, हम इसको क्या कहते हैं, बहुत ही रिस्की एज होती है ना, बहुत एग्रेसिव होते हैं बच्चे, कुछ भी कर गुजरने की उनमें बात होती है कि एकदम से डिसाइसिव हो जाते हैं, बहुत पोजेसिव होते हैं खुद के लिए, सेल्फ के बारे में कि हम कैसे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, मतलब पूरी खतरनाक स्टेज होती है जो एडोलसेंस की होती है। तो उसके रिलेटेड आप देखिए क्या आंसर आपको सुटेबल लगता है। फीलिंग ऑफ feeling of self-actualization, feeling of situation with life, anxiety and concern about themselves, feeling of fear about sins committed in childhood। ये चीज़ों का तो सोचते ही नहीं है, वो तो कहते हो जो हमने कर दिया वही सही है, तो जाओ ऑप्शन डी, हम आपको देखेंगे भी नहीं, है ना। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम क्या हैं, इतनी अंदर तक बच्चे यहाँ पर नहीं देखते हैं, वो तो बहुत मस्त मलंग रहते हैं। तो एंग्जाइटी होती है उनमें, खुद के बारे में कंसर्न होती है कि हम कैसे दिखते हैं, किस तरह का हमें स्टाइल करना है, उसने ये चीज़ ले ली, हमको भी ये चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस होती है इस एज में। तो बच्चे क्या एक्सपीरियंस करते हैं एडोलसेंस में, एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, खुद ही के बारे में उनको पता होता है, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, आप क्या बता रहे हो, हमें खुद पता है, हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो देखिए मोटर स्किल्स हमने किस में की थी, फिजिकल डेवलपमेंट में,
फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ में हमने की थी, फिजिकल डेवलपमेंट में फिर हमने 2 मोटर स्किल्स की थी यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल्स। देखिए एमसीक्यूज के साथ ना हम प्रीवियस सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक आधा पॉइंट अगर आपके माइंड में नहीं भी गया ना तो अब वो चला जाएगा। बिल्कुल भी हमने अपने माइंड में से कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल उसमें फिट कर देनी है, चाहे कोई भी एमसीक्यू आ जाए उसमें हम झट से उसका आंसर कर पाएँ। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं जो हाईली एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड होते हैं, लाइक वॉकिंग, डांसिंग, रनिंग, जंपिंग, ऐसी। जो फाइन मोटर स्किल्स मसल्स के साथ रिलेटेड होते हैं, लाइक राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये चीज़ें कहाँ पर आती हैं? फाइन मोटर स्किल, बारीकी के काम होते हैं जो। तो हमारी ऑप्शन यहाँ पे पड़ी है राइटिंग। ये तीनों ऑप्शंस किसकी हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स की। तो इसमें आपको देखिए क्वेश्चन एक और आ सकता है, ऑप्शंस यही रहेंगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। तो आपकी ऑप्शन फिर से क्या होगी? डी, नॉट एन एग्जाम्पल। तो अगर वर्ड नॉट आ जाए ना, बच्चे ये देखते नहीं है, जल्दबाजी करते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको वर्ड नॉट आता है तो आपने देखना है कि जो आपको चीज़ पूछी गई है जो उसमें नहीं है वो चीज़ आपने टिक करनी है। क्लियर? नॉट यानी कि बिल्कुल उल्टी ऑप्शन आपने चूज करनी है। सो हमारी यहाँ पर ऑप्शन क्या है? डी, राइटिंग। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटीज क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज। अब क्वांटिटेटिव वर्ड आ गया, हमने 2 वर्ड्स किए थे अगर आपको याद हो, एक तो क्वांटिटेटिव, एक था क्वालिटेटिव। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स कैपेसिटीज क्वांटिटेटिवली, जब क्वांटिटेटिवली बच्चे की कैपेसिटीज इंक्रीज होती हैं क्वांटिटेटिवली, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ क्या है? एक स्टैटिक कंसेप्ट है, या फिर ये क्वांटिटी, इसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या बच्चे की हाइट हुई है, क्या बच्चे का वेट हो गया, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, है ना, कैपेसिटीज़, कितना वो वेट उठा सकता है, या सो ऑन, वो क्या है? बच्चे की ग्रोथ। अगर हम बोलते कि क्वालिटेटिवली इम्प्रूवमेंट हुई है तो वो हम बोलते डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात? अगर हम बात करते कि एक हद पर आकर जो चीज़ रुक जाती है या कुछ, वो होती है मैच्योरेशन। Now next, which one of the following principle of development is incorrect? Incorrect यानी कि जो principle of development नहीं है, ठीक है, incorrect one. There are individual differences in development. ये तो पॉइंट सही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा अपने पेस पर, अपनी स्पीड पर डेवलप करता है। 2 चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, वन इज़ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी को छोड़ के जो सब कुछ है वो है एनवायरनमेंट, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है उसमें आपको और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस वाला पॉइंट सही है। डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, या फिर इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये हमने किया है, डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है, जन्म से लेके मृत्यु तक, फ्रॉम वॉर्म टिल टॉम, ठीक है, फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ टिल द लाइफ एंड्स। तो ये क्या है? एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। देन इट इज़ प्रिडिक्टेबल, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में किया था कि डेवलपमेंट क्या है? प्रिडिक्टेबल है। तो कोइंसिडेंस के साथ कभी भी डेवलपमेंट नहीं होती है। तो हमारी ऑप्शन 2 क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? हमने प्रिंसिपल्स किए थे, नेवर एंडिंग प्रोसेस मीन्स कभी भी ख़त्म ना होने वाली जो चीज़ है। इंटीग्रेशन, नो, इंटीग्रेशन में क्या था बताइए? इंटीग्रेशन में क्या था? चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होकर चलती हैं। बॉडी पार्ट्स जो हैं, अगर हमारे हाथ में दर्द है तो पूरी बॉडी लो फील करेगी। बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से अलग नहीं है, किसी में भी कोई हरकत होती है पूरी बॉडी उसके साथ जुड़ी हुई है। प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन, ये भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, यानी कि हमारे फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल जो डोमेन्स हैं, ये ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ये सारे क्या हैं? प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन हमारा जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये किसके साथ जुड़ता है? इन चीज़ों के साथ तो जुड़ ही नहीं रहा ये जुड़ता है हमारा कॉन्टीन्यूटी के साथ। यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो चलती रहती है, कॉन्टीन्यूटी में रहती है, दैट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। Which one of the following is true? The child gains control of his or her feet before head. General ability precedes specific in all phases of child development.
There is a sudden spurt of development in the last stages of life. The child controls fingers and then arms. तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है इसकी हेडिंग अगर कुछ और होती तो वो क्या होती? क्या होती वो? डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट हम बात कर रहे हैं इसमें। देखिए, इनर टू आउटर डेवलपमेंट कैसे होती है, हमने दो तरह की थी डायरेक्शन, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो क्या होता है, सबसे पहले बच्चा फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सिफेलोकॉर्डल में हेड टू टो, टॉप टू बॉटम, तो फीट से लेके हेड तक थोड़ी ग्रोथ होती है बच्चे की। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, गर्भावस्था में होता है, तो सबसे पहले उसका सिर बनता है, फिर बॉडी स्ट्रक्चर बनना होता है, धीरे धीरे आर्म्स बनने लगती हैं, फिर फिंगर्स डेवलप होती हैं। तो जो प्रॉक्सिमोडिस्टल थी वो कौन सी थी? फ्रॉम हार्ट टू हैंड या फिर फ्रॉम इनर टू आउटर। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हमें नजर आ रही है? दैट इज ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ये गलत है। जनरल एबिलिटी प्रिसीड्स स्पेसिफिक एबिलिटी, देयर इज सडन स्पर्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ, द चाइल्ड कंट्रोल्स फिंगर्स एंड देन आर्म्स, ये भी गलत है। और हमारी ये चीज़ भी गलत है, जनरल एबिलिटी प्रिसीड्स, सबसे पहले जनरल जो एबिलिटी होती है वो बच्चे की प्रिसीड होती है, फिर स्पेसिफिक की तरफ हम बढ़ते हैं इन ऑल फेजेस ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। देन द प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट इन इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए, हमने पढ़ा है डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट में क्या था, जो डेवलपमेंट की स्पीड थी वो किस तरह से थी, डायरेक्शन तो हमने कर ली, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। उसके बाद स्पाइरल, इसकी जो बनावट होती है वो स्पाइरल तरीके से होती है। लीनियर एडवांसमेंट क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो हमारी ऑप्शन डायरेक्ट हमें नज़र आ रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका आंसर होगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है हमने डिस्कस किया था वो किस में होती है? स्पाइरल होती है। और जो ग्रोथ होती है, बच्चा ऐसे तो नहीं है कि एक दिन बढ़ गया दूसरे दिन कम हो गया, फिर बढ़ गया फिर कम हो गया, ऐसे थोड़ी है। ग्रोथ क्या है? एक लीनियर है, उसने जब बढ़ना है उसने बढ़ते ही जाना है। एक पॉइंट पे आकर जब वो इनफ मैच्योर हो गया तो वहाँ पर आकर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट होती रहती है, रुक जाती है, होती है, फिर रेस्ट मोड में जाती है, फिर और होती है, इस तरह से डेवलपमेंट चलती रहती है। तो हमारी ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आउट ऑफ विच आफ्टर द फॉलोइंग विच इज़ नॉट करेक्ट प्रिंसिपल इन कंटेक्स्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये फिर डायरेक्शन को लेकर चल रहा है। फुट टू हेड, फुट टू हेड, हमने देखना क्या है, विच इज़ नॉट करेक्ट, जो गलत है। फुट से लेके हेड तक ये हमें पता लग रहा है सीधा ही नॉट करेक्ट है ना। तो ये हमारी ऑप्शन है। हम फिर भी दूसरी ऑप्शंस देख लेते हैं। नियर टू डिस्टेंस, यानी कि ये कौन सी है? प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये बिल्कुल सही है। हेड टू फुट, ये सिफेलोकॉर्डल, ये बिल्कुल सही है। इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डेफिनेटली बच्चे की डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है? हेरिडिटी पे भी और एनवायरनमेंट पे भी, दोनों चीज़ों से ही बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा और कोई फैक्टर समझ लीजिए एग्जिस्ट नहीं करता है। इन दोनों में ही सारे फैक्टर समा जाते हैं अगर बच्चे की डेवलपमेंट को देखा जाए। सो हमारा ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट आंसर। द लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन इंक्लूड्स, जो हमारी डेवलपमेंट की डायरेक्शन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बोथ 1 and 2। हम इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, प्रीवियस हमने बहुत क्वेश्चंस देख लिए और इस पे क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन पे आता ही आता है। एक क्वेश्चन आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए आपके वो नंबर तो पक्के हो चुके हैं इसमें। बोथ 1 and 2 ये दोनों क्या होती हैं? डायरेक्शंस होती हैं हमारी डेवलपमेंट की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट फॉलोज द डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ये तो सही है। हमने इनकरेक्ट देखना है, यानी कि जो सही नहीं है। ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, हमें ये ऑप्शन क्या लग रही है भैया? गलत लग रही है, क्योंकि सिमिलर नहीं होते, हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चा, हर चाइल्ड अपनी पेस से डेवलप करता है। कुछ उसके हेरिडिटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि पेरेंट्स कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, कुछ एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है कि किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसको कितने टॉयज़ दिए जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कितना एक्सपोजर बच्चे को मिलता है पेरेंट्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू। तो डेवलपमेंट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। हमने लास्ट प्रिंसिपल ये डिस्कस किया था।
डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारी ऑप्शन क्या है, ये वाली ऑप्शन हमारी इसका आंसर है, दैट इज ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिविजुअल सिमिलर नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं उनमें डेवलपमेंट के। When a people plant grows into a tree, then it becomes a bigger people. समझिए क्वेश्चन को, जब एक पौधा ग्रो करता है तो एक पेड़ बन जाता है। सबसे पहले क्या होता है, एक सीड होता है, उसके बाद एक बड़ा वो प्लांट बन जाता है। तो दिस ओपिनियन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, डेवलपमेंट की डिसकॉन्टिन्यूटी को, कॉन्टिन्यूटी को, दोनों को, या फिर कभी डिसकॉन्टिन्यूटी कभी कॉन्टिन्यूटी। तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, फिर इसके बाद आप देखिएगा कि क्या हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा कॉन्टिन्यूटी। क्यों कॉन्टिन्यूटी होगा, क्योंकि जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर क्या डेवलप हो रही है, ट्री की लंबाई चौड़ाई, ये सब चीज़ डेवलप हो रही है ना। तो बच्चा जब ग्रो करता है वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली करता है ना, ऐसे तो नहीं है कि एक दिन बड़ा हो गया फिर छोटा हो गया, बड़ा हो गया छोटा हो गया, पतला हो गया मोटा हो गया। तो ग्रोथ क्या है, एक कॉन्टिन्यूस पेस पे है, चाहे वो थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन वो कॉन्टिन्यू रहती है, रुकती नहीं है कभी, ऐसे ग्रो होता रहता है। जब पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसकी टहनियाँ जो है वो लंबी होती रहती हैं, ब्रांचेस बड़ी होती रहती हैं। तो ये प्रिंसिपल किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपिनियन कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट को। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द डैश, द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर इट। कौन सा लॉ कहता है कि जो चीज़ आप, एक ही चीज़ अगर आप बार बार करोगे तो आप उसमें ज़्यादा बेटर हो जाओगे। तो ये क्या होता है कि हम कहते हैं ना, द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप किसी चीज़ की करते हो उसमें क्या है, आपकी परफेक्शन हो जाती है। तो वही हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना, उसकी एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, प्रैक्टिस होती है। क्लियर। अगर आपको एक्सरसाइज वर्ड आया है, प्रैक्टिस नहीं लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि उस चीज़ को रिपीटेडली करना। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है पीटेट में 2020 में आया हुआ है। अब ये सारे क्वेश्चन हम वही देखने वाले हैं जो आपको आए हुए हैं टेट के पेपर में। क्लियर। Then next, the dash says which we are motivated to gain rewards and avoid punishments. तो कौन सा लॉ कहता है कि हम मोटिवेट ही हैं कि हमें रिवॉर्ड्स ही मिले, हम पनिशमेंट अगर हमें मिलती है ना तो हम उसको झेल नहीं पाते हैं, हम उसको अपना ही नहीं पाते हैं। तो उसका आंसर क्या है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। क्योंकि वो चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है, इसलिए हम मोटिवेट किए जाते हैं कि हमें बस आप प्रशंसा करते जाइए, हम चाहे कितने भी गलत हैं, आप हमें कुछ मत बोलिए, डांटिए नहीं, हमें समझाइए नहीं। तो ये कौन सा इफ़ेक्ट है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा प्रिंसिपल है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड में नहीं है। कॉन्टिन्यूटी ये तो है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिविजुअलिटी मीन्स कि हर पर्सन इंडिविजुअली, उसके अलग अपने फीचर्स हो सकते हैं, अपनी डिफरेंट स्पीड हो सकती है। तो इन प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कोई भी ऐसा फीचर नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सो ऑप्शन इज सी अवर करेक्ट आंसर। Next, the cephalocaudal principle to development explains how development proceeds from cephalocaudal में देखिए हमने क्या किया था, हम सबसे पहले आंसर अपने माइंड में आप रिवाइज कीजिए, फ्रॉम हेड टू टो या फिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए ये ऑप्शन कोई भी इसमें है हेड टू टो, तो डेफिनेटली आपकी ऑप्शन यही होगी। आप दूसरी ऑप्शंस देख सकते हैं एक बारी, जनरल टू स्पेसिफिक ये तो प्रॉक्सिमो डिस्टल होती है, डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेशन फंक्शंस ये कहाँ की ऑप्शन, ये तो है ही नहीं। ये दो ऑप्शंस हमारी डायरेक्शन होती हैं, लेकिन सिफेलोकॉडल कौन सी है, हेड टू टो। देन अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक अ चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन्स। जॉन लॉक हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी डिटेल में, लेकिन अभी के लिए एमसीक्यू आप इसका देख लीजिए कि ये क्या कहते हैं, बच्चे का जो माइंड है वो क्या होता है, उसमें कोई भी चीज़ें पहले से नहीं होती, वो क्या एक टेबुला रासा होता है। तो बच्चे के माइंड में क्या चीज़ नहीं होती, मेमोरी नहीं होती, होती है इमेजिनेशन होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन
उसकी खुद की पहले से कोई आइडियाज़ नहीं होते हैं। जो चीज़ वो सीखता है वो अपने माइंड में डालता रहता है, पहले से उसके माइंड में कुछ नहीं होता, उसको कुछ नहीं पता, ना कोई लैंग्वेज पता है, ना बिहेवियर पता है, उसको सब चीज़ सिखाई जाती है या वो सीखता है एनवायरनमेंट से, पीयर से, सोशल ग्रुप से, सोसाइटी में रहकर, लेकिन इनेट आइडियाज़ उसके पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड। अब सेल्फ सेंटर्ड में कौन सी एज में होता है, हम इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल एज। कौन सी होती है प्री ऑपरेशनल एज, कराया था मैंने आपको, बताइए कमेंट करके बताइए मुझे, प्री ऑपरेशनल एज हमारी कौन सी होती है। देखिए चाइल्डहुड की, जो अर्ली चाइल्डहुड की एज होती है, यानी कि 2 से 6 साल या 2 से 7 साल आप कह सकते हैं, तो वो एज में बच्चा क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, तो वहाँ पर बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आपकी PS टेट 2020 में भी आया हुआ है कि एडोलसेंट्स में एक्सपीरियंस एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। तो इन्हीं में से देखिए क्वेश्चंस उठ के आते हैं आपके पास, कंसेप्ट बच्चे आपके क्लियर होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपके जब कंसेप्ट क्लियर हैं चीज़ों के, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला है अब इसमें। सो फ्रेंड्स, आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ध्यान से आप सारे कंसेप्ट स्टडी कीजिए, फिर MCQs प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाली वीडियोज़ में हम जो भी टॉपिक्स करेंगे साथ साथ में उनके MCQs करते रहेंगे। और प्रीवियस 2011 से लेके 2021 तक जो भी आपके CDP के MCQs हैं वो कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।